दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है? ईडी की सुनवाई यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दादागिरी इस दौर में जैसे चल रही है, उसकी सुनवाई 5 अप्रैल को होनी है। उस पर कब क्या कौन सा फैसला आएगा कोई नहीं जानता है। इस देश के पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर कौन सा फैसला आएगा कोई नहीं जानता है। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट फंडिंग और कॉरपोरेट की लूट को लेकर जो पीआईएल है, उस पर आने वाले वक्त में कौन सा फैसला आएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट को लेकर उम्मीद और आस इस देश के भीतर में कुछ इस तरीके से टिमटिमाने लगी है, जहां पर भरे अंधेरे के भीतर कोई जुगनू टिमटिमाते हुए आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार संस्थानों का खत्म होना, मीडिया का खत्म होना और संवैधानिक संस्थानों की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया है, वह भी सामने ना आ पाना, तो ऐसे में सरकार के गले की फांस क्या आखिरी संस्था के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही बची है? क्योंकि संसद किस रूप में चलती है, किस रूप में चल रही है, यह हमारी आंखों के सामने है। मीडिया की मौजूदगी क्यों विपक्ष को धराशायी करने पर ही लगी रहती है और उसकी आवाज भी बताने की स्थिति में मीडिया क्यों नहीं आ पाता है, अब यह भी बताने की जरूरत नहीं है। इस देश के भीतर में वो तमाम जांच एजेंसियां जो अपने तौर पर प्रीमियर जांच एजेंसी के तौर पर जिनका प्रावधान है और जिनकी उपयोगिता और जिन्हें जब नियमित किया गया यह सोच के कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कार्रवाई होगी, वह भी चीज धूमिल होने लगे। तो ऐसे में क्या वाकई इस दौर में सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद और आस के तौर पर है, जब सारी चीजें टूटती चली जा रही है? क्योंकि एक मजिस्ट्रेट का फैसला और संसद की कार्रवाई 24 घंटे के भीतर, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि हवाई जहाज के भीतर से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को उतारा दिल्ली पुलिस ने और गिरफ्तार उनको कर लिया, और 2 से 3 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कह दिया कि जी नहीं, गिरफ्तारी आप नहीं कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश और असम सरकार को नोटिस भेज दिया कि जो एफआईआर हुई है उस पर आके सफाई दीजिए। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, मामला चल रहा है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट इससे पहले बेल देता नहीं था, वो बेल देने लगा। घंटे 2 घंटे के भीतर सुनवाई भी इस देश के भीतर में होने लगी। और इसी प्रक्रिया में जब आप सीजीएम यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के दायरे में जाकर पहुंचेंगे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है सूरत के, उन्होंने जो फैसला दिया, उस फैसले पर अमल करने में संसद के कार्यालय ने देर नहीं लगाई। और जबकि वहां पर जो फैसला था वो मानहानि को लेकर था, और वहां पर जिक्र सरनेम को लेकर था, सरनेम मोदी था। और पवन खेड़ा ने जो कहा था उसमें सरनेम से पहले जो पिता का नाम लगता है, उसी को हटाकर उन्होंने गौतम अडानी का शब्द इस्तेमाल किया था। सवाल कई आपके जहन में आज आ सकते हैं, क्या वाकई इस देश के भीतर में तमाम संस्थानों के खत्म होते की प्रक्रिया में और विपक्ष की मौजूदगी जब नजर ना आ रही हो, तो ऐसे में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा है? और सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त अगर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, तो उन्होंने कोई उम्मीद जगाई है? बीते हफ्ते भर नहीं कहिए 10 दिन के भीतर उन्होंने 4 जगहों पर भाषण दिया। हर जगह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र था, प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र था, नागरिक के अधिकारों का जिक्र था, उन अधिकारों का हनन सरकार सत्ता ना कर पाए इसका भी जिक्र था, और एक प्रक्रिया के भीतर ट्रांसपेरेंसी का जिक्र था। वही ट्रांसपेरेंसी जो खत्म हो गई थी, वही ट्रांसपेरेंसी जो रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस थे तो बंद लिफाफे में वह हर चीज स्वीकार करते थे, चाहे वो राफेल का जिक्र उस पीरियड में हो रहा हो या कोई दूसरा मामला हो। लेकिन मौजूदा वक्त में कहा गया हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं। तो हमें लगता है कि आज उन कच्चे चिट्ठे को खोलने की प्रक्रिया में खड़े होना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा तो इस देश के भीतर में तानाशाही का एक अद्भुत रूप आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट है तो तानाशाही को लेकर जो सवाल इस देश के भीतर में लगातार रेंग रहे हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल और सामाजिक कार्यकर्ता तक नहीं है। मसला उसके आगे का है, क्योंकि अब बात इकोनॉमी से जुड़ गई है,
कॉरपोरेट से जुड़ गई है, पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़ गई है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ गई है और करप्शन की हदों के दायरे में जब अधिकार सत्ता के पास आ जाएं तो जिंदगी जीने के मोहताज होने के बाद हर कोई सत्ता की तरफ ही देखे। कुछ ऐसी प्रवृत्ति इस दौर में पनप तो नहीं रही है। आइए जरा इस कच्चे चिट्ठे को खोलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है इस दौर में इस चीजों का जिक्र करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ सवाल सबसे बड़े तौर पर 2015 में आए थे, जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी का जिक्र कॉलेजियम के समानांतर किया गया था और 2015 में संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी कानून के शक्ल में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया और उस वक्त जस्टिस केहर की अगुवाई में जो कमेटी बैठी उसने खुले तौर पर कहा कॉलेजियम से बेहतर कुछ नहीं है। शुरुआत दरअसल यहीं से होती है और उसके बाद एक लंबी छलांग मारकर मौजूदा वक्त में आकर खड़े हो जाइए। उसके दौर में आपको 4-5 पॉइंट ऐसे नजर आएंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट अगर आने वाले वक्त में आपको रेंगता हुआ नजर आ जाए तो फिर यह यकीन जानिए कि सरकार की जो सोच है, जो प्लानिंग है, वो शायद अमल में आ गई। और जिस तानाशाही या जिस 2024 का जिक्र बार बार किया जाता है, यह शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो मौजूद है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उसकी मौजूदगी दरअसल उन तमाम कमजोर संस्थानों को लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट पर ही आकर टिक गई है, जहां पर यह सवाल कोई छोटा बड़ा नहीं है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो एक पैनल के तहत हो, जिसमें विपक्ष का नेता भी रहे, सरकार भी रहे और चीफ जस्टिस की मौजूदगी भी रहे, तब आप कीजिए। क्योंकि लोकतंत्र अगर इस देश में चुनाव के आश्रय चलता है तो उसकी नियुक्ति सिर्फ आप खुद क्यों कर सकते हैं। अगर आपको कोई कानून बनाना है तो संसद में बनाइए। संसद के भीतर कानून तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर भी बना था, लेकिन सवाल सरकार अब समझ रही है, शायद इसीलिए वह एक टेस्टिंग की प्रक्रिया में है। इसीलिए कॉरपोरेट फंडिंग, इलेक्ट्रल बॉन्ड, पॉलिटिकल फंडिंग, ईडी का मामला और इन सब के बीच जो सुप्रीम कोर्ट के पास ईडी द्वारा दिए गए 129 पॉलिटिशियंस के नाम है, जो सीबीआई द्वारा दिए गए तकरीबन 124 पॉलिटिशियंस के नाम है, अब जब 5 अप्रैल को उस पर सुनवाई होनी है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत मायने करेगा। क्योंकि दूसरी तरफ 14 पॉलिटिकल पार्टी उस पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और सुप्रीम कोर्ट का अपना इतिहास मौजूदा वक्त में भाषणों पे मत जाइए, जिसका जिक्र हमने ये कहकर किया कि स्वतंत्रता और नागरिक के अधिकारों का जिक्र चीफ जस्टिस लगातार कर रहे हैं, बल्कि इस परिस्थिति को भी समझने की कोशिश अब करनी होगी कि इस दौर में जब कॉलेजियम ही चल रहा है तो क्या हुआ। पहले 100 दिनों के भीतर जब चीफ जस्टिस की मौजूदगी हुई 9 नवंबर 2022 को, उसके बाद के 100 दिनों में हाईकोर्ट के भीतर जो नियुक्तियां हुई और जो रिफॉर्म इस दौर में हुए, तो ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री ने भी एक जगह पर सिर्फ चीफ जस्टिस की पीठ ठोकी, ये कहकर कि दरअसल जो फैसले हैं वह अलग अलग भारतीय भाषाओं में है तो हर भाषा के लोग समझ पाएंगे। मसला इतना भर नहीं है। मसला यह है कि दरअसल एक लंबी प्रक्रिया है 2014 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बाद की परिस्थितियों को लेकर। अगर आप पहले 2014 में भी चले जाइएगा तो सैयद शिवम हुआ करते थे चीफ जस्टिस, उनकी नियुक्ति केरल के राज्यपाल के तौर पर हुई और जिन्होंने फैसला राफेल को लेकर दिया और बंद लिफाफे में नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करते हुए कहा गया था कि हम रकम आपको बता रहे हैं लेकिन बंद लिफाफे में दे रहे हैं, तो ये प्रक्रिया और ये पूरी पहल उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के दौर में शुरू हुई, जो रिटायरमेंट के बाद सरकार द्वारा नियुक्त किए गए और राज्यसभा के सदस्य बन गए। उसके बाद शुरुआत में गवर्नर, फिर आप पार्लियामेंट का हिस्सा बनना और उसके बाद एक आखिरी जस्टिस जब रिटायर हुए तो वह भी चले गए, जज जो रिटायर हुए वह भी चले गए राज्यपाल बल्कि आंध्र प्रदेश। सवाल उसके आगे का है। सवाल यह है कि इन 100 दिनों के भीतर कुछ पॉइंट्स हमें लगता है बताने चाहिए कि जो रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन है, जो ऑनलाइन अपीयरेंस स्लिप लॉयर्स के लिए है, जो आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल है, जो डिजिटल कोर्ट डेस्क जो क्रिएट किया गया, इसको जो लॉन्च किया गया, इन सब के बीच पहले 100 दिनों में जो केसेस फाइल हुए उनकी संख्या 13,764
और जो केसेस का निपटारा हुआ वो 14,209, यानी काम स्लो हो रहा है यह भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन जजेस की नियुक्ति तो कॉलेजियम के जरिए 12 नाम एपेक्स कोर्ट को लेकर भेजे गए, 8 पे नियुक्तियां हुई। हाई कोर्ट के लिए 35 नाम भेजे गए, 30 की नियुक्तियां हुई। यानी कॉलेजियम को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी थी उसको खुले तौर पर यह कहकर रखा गया, हम क्यों इस व्यक्ति को जज के तौर पर नियुक्त करना चाहते हैं यह भी बताएंगे। और दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि आप उन्हें क्यों खारिज कर रहे हैं या हटाएंगे, यह आप अगर आईबी की रिपोर्ट और रॉ की रिपोर्ट देना चाहते हैं तो उसको भी हम पब्लिक डोमेन में ले जाएंगे और बताएंगे कि आपने इस वजह से इन्हें हटाया है। और यह कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है किसी जज की नियुक्ति, क्योंकि जज के तौर पर वो अगर उससे पहले किसी छोटी अदालत में या ऊपरी अदालत में आ रहा है या फिर वकील के तौर से निकलकर जज पर नियुक्ति हो रही है तो पूरी प्रक्रिया में तो वह देश का एक हिस्सा और नागरिक के तौर पर है जहां उसने प्रोफेशनली लॉ को अपनाया हुआ है। इस प्रक्रिया ने सरकार की शायद सांसों को बढ़ा दिया, धड़कनों को बढ़ा दिया, खास तौर से तब जब सबको पता है कि पार्लियामेंट के भीतर कानून बनते हैं और कानून बनाने वाली जगह पर सत्ता ने इस रूप में खुद को कब्जे के तौर पर खड़ा कर दिया है जहां पर विपक्ष की कोई हैसियत बच नहीं पा रही है। तो क्या इस देश के भीतर में संस्थान और संसद तक के ढहने की परिस्थिति में एकमात्र सुप्रीम कोर्ट बचा? हमें लगता है इसमें और भी चीज लेकर आइए, क्योंकि कॉलेजियम के रेजुलेशन में ट्रांसपेरेंसी अगर मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ लेकर आए, यानी नाम को हम रेकमेंड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं यह भी बताएंगे, तो आप खारिज करेंगे तो आपको बताना होगा खारिज क्यों कर रहे हैं और इसको जनता को जानना चाहिए, क्योंकि कई डेवलपमेंट इस दौर में कई मायने में महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर पहले बेल नहीं देता था, लेकिन अब लिबरल एटीट्यूड है जो खुले तौर पर नजर आ गया। बंद लिफाफा रंजन गोगोई तक चलता था, चंद्रचूड़ ने बहुत साफ तौर पर कहा कि यह नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिए, चाहे वो शेयर बाजार को लेकर हो जहां पर कमिटी बनाई जाने वाली हो कि जांच करेगी, सेबी की जांच करेगी शेयर बाजार की, निवेशकों को कोई घाटा हुआ या नहीं, सरकार चाहती थी बंद लिफाफे में दे दिया जाना। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया। लेकिन उससे बड़ा मामला यह है कि वन रैंक वन पेंशन वाले मामले में भी जो शील्ड कवर का प्रोसीजर जो फॉलो कर रही थी सरकार और अटॉर्नी जनरल के जरिए जो नाम दे रही थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह नाम दिया है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री का शब्द डराने वाला होता था जो राफेल के दौर में उभर कर आया। डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम लेकर पेगासस में भी कहीं ना कहीं चीजें उलझी और उलझाई गई जो नेशनल सिक्योरिटी के दर्ज पर आया। लेकिन यहां पर बहुत साफ तौर पर ओआरपी वाले मसले को लेकर, यानी वन रैंक वन पेंशन को लेकर कहा गया जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है तो आप बंद लिफाफे में चीजों को क्यों रखते हैं। और इसको जानने का हक तो सामने वाले को भी है और सामने वाले को यह जानना चाहिए। और इसको लेकर जो अटॉर्नी जनरल थे, जब उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय का जवाब सीलबंद लिफाफे में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि क्या रक्षा मंत्रालय का कहना यह बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उनके साथ 2 और जजेस की नियुक्ति, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेडी पारदीवाला, इन्होंने इनकार किया। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने जो कहा वो शायद आने वाले वक्त में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट 10 नवंबर 2024 को होना है और इलेक्शन जो है 2024 का, जो इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी का थर्मामीटर बन चुका है, उस थर्मामीटर के मापने के लिए मई का महीना होगा। अप्रैल और मई का महीना इस देश में सत्ता को निर्धारित और डेमोक्रेसी को निर्धारित करने के लिए होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति तक को लेकर कह चुका कि आप नियुक्त करेंगे तो वो सवाल कैसे करेगा आपसे, नियुक्त तो आप ही ने किया है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के गले की हड्डी उसको लग रहा है कि ऐसे होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं निजी तौर पर बंद लिफाफों के चलन के खिलाफ हूं। कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह आदेशों को लागू करने के बारे में है। इसमें गोपनीयता क्या हो सकती है? सील बंद लिफाफे की जानकारी की एक कॉपी दूसरी पार्टी को भी देना चाहिए।
और उसी वक्त जब रिटायर हुए जस्टिस लोकुर, तो उन्होंने इस बात को लेकर बहुत साफ कहा था कि इस देश के भीतर में जब जज रिटायर होता है तो वो किसी भी नॉन जुडिशियल जज को एक्सेप्ट नहीं करे, जुडिशियल जॉब को वो एक्सेप्ट करे जहां उसकी काबिलियत और लॉ को वहां पर लागू करना हो, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये आवाज ध्यान दीजिए क्यों गायब हो रही थी। या अगर आपके जहन में इस बात को आता है, जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे उस वक्त जनवरी 2018 के महीने में जो 4 जजेस बैठे थे और उन 4 जजेस ने इस बात का जिक्र किया था डेमोक्रेसी इन डेंजर। तो डेमोक्रेसी इन डेंजर उस समय 4 जज कह रहे थे, डेमोक्रेसी इन डेंजर आज की तारीख में भारत का समूचा विपक्ष कह रहा है, जो राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में कभी सत्ता में आए तो कानून बनाएगा, सत्ता में नहीं आए तो कानून की समीक्षा पार्लियामेंट के भीतर उसको संवैधानिक तौर पर करनी है। वह कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है। 2018 में जो 4 जज बैठे थे उसमें से एक जज तो फिर चीफ जस्टिस बन गए, और उन्हीं के दौर में और उन्हीं के पार्लियामेंट आने के बाद पूरा परसेप्शन जो था सुप्रीम कोर्ट का वह एक झटके में ढह कर गिर गया। और शायद वो परसेप्शन बनाना लोगों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, जो आवाज कानून मंत्री ने यह कहकर उठाई कि जजेस को तो चुनाव लड़ने के लिए जनता के सामने नहीं जाना पड़ता है, तो लगा ऐसा कि दरअसल इस देश के कानून मंत्री ने कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की जो व्याख्या की है उसे भी नहीं पढ़ा। यहां तक कि जो संवैधानिक संस्थान और जो स्वायत्त संस्थान होते हैं उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए और उनको लेकर जो परसेप्शन जनता के बीच होना चाहिए वह किसी भी मोहल्ले में खड़े एक हवलदार तक का होना चाहिए। उसकी मौजूदगी उसके अपने प्रोफेशन के जरिए साख पैदा करे और लोगों के बीच एक संवाद बनाए कि वह जब तक है तब तक कानून का राज है, यानी रूल ऑफ लॉ है। यह परिस्थिति कैसे खत्म हो सकती है और क्या यह परिस्थिति खत्म हो रही है? और इस खत्म होती परिस्थिति के बीच जब सारी चीजें ध्वस्त होती चली जा रही थी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी और चंचूड़ का चीफ जस्टिस बनना उसके बाद परिस्थिति इसलिए अनुकूल हो गई क्योंकि सबको पता है कि एक लंबे टर्म के लिए चीफ जस्टिस इस दौर में है। 9 नवंबर 2022 से 10 दिसंबर 2024 तक है, और सरकार की जो अपनी योजनाएं इस दौर में रहीं, अगर वो राफेल के तौर पर देखें और पेगासस के दौर पर देखें तो हो सकता है आपके जहन में आए, अच्छा ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बना दिया गया। बहस तो इस देश के भीतर में आर्टिकल 370 को लेकर और अयोध्या के फैसले को लेकर भी होती है, 3 तलाक को लेकर भी फैसले को लेकर कई बहस शुरू हो जाती है। सवाल है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करके देता है, तब लोगों को क्यों नहीं भरोसा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ही ढाल राजनीतिक सत्ता ने बना लिया इस दौर में? और नया सवाल यह है कि जो मुद्दे अब आने वाले वक्त में सरकार को पॉलिटिकल फंडिंग और पैसे और इकोनॉमी और कॉरपोरेट और इलेक्ट्रल बॉन्ड इन सब के जरिए जो इस देश में राजनीतिक खेल हो रहा है, उस दायरे में ध्यान दीजिए तो नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जरूर दिया, लेकिन आप फिर को उसको दोबारा उस सिरे से लागू नहीं कर सकते हैं। कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को दिए फैसले के मद्देनजर उठाए भी कि आपने जिन बातों का जिक्र किया था वो बातें तो हुई नहीं, लेकिन जो सुनवाई और जो पीआईएल थी वो उस दायरे में थी कि जो किया गया वो गलत था या सही था। उसके दायरे के भीतर जब बहस की गुंजाइश पैदा होती है तब यह सवाल होता है क्या ब्लैक मनी खत्म हो गई? क्या वाकई इस देश में जो नकली नोट थे उनकी तादाद खत्म हो गई? क्या वाकई आरबीआई ये मानती है कि जितनी बड़ी तादाद में शुद्धिकरण नोटों का 2015 में नोटबंदी के बाद से 2016 के बाद से जो शुरू हुआ वो मौजूदा वक्त में है? क्या ये मानती है? नहीं मानती है। उसके अपने फैक्ट्स इसके खिलाफ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दरअसल धीरे धीरे इस देश में जनता द्वारा चुनी गई सत्ता इसी बात को मुखर तौर पर बताए कि हमें जनता ने चुना है तो बाकी संस्थानों का कोई महत्व नहीं है, या बाकी संस्थानों की जिम्मेदारी सत्ता को बनाए रखने में है, और जब तक वो सत्ता में है उसके अनुकूल फैसले देने में, उसके अनुकूल गवर्नेंस को मूर्त रूप में लाने में, और उसके अनुकूल इस देश के भीतर में तमाम इंस्टीट्यूशंस को काम करना होगा। और मीडिया को भी यही पाठ पढ़ाया गया
कि देखिए आपकी मौजूदगी का मतलब तो इस देश के लिए है ना, तो देश का मतलब तो हम ही हो गए क्योंकि जनता ने हमें ही चुना है। इस परिस्थिति और इस परिभाषा को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई उम्मीद और आस जगाई, ऐसा नहीं है। इसीलिए जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो जानकारी दी गई उसमें अगर पुरानी परिस्थिति में लेकर आइएगा तो आपके जहन में होगा एनआरसी को लेकर क्या हुआ था, राफेल को लेकर क्या हुआ था, यह भी होगा किसान आंदोलन के दौर में जस्टिस शरद बोबड़े थे, उस दौर में क्या हुआ था। उस दौर में एक कमेटी बना दी गई, वो कमेटी कहां गई, और जो पूरी रिफॉर्म की परिस्थिति थी, अगर प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली तो क्या सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी का कोई मतलब नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान नहीं लेगी कि साल भर आंदोलन चलता रहा, 600-800 किसानों की मौत हो गई, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? शायद मौजूदा वक्त में इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है जहां पर हर फैसले को लेकर एक उम्मीद और आस सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर जगाई है। और शायद यह मुश्किल सरकार के लिए इसलिए बड़ी है क्योंकि जो पूरा का पूरा इससे पहले सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, वो नई परिस्थिति में इकोनॉमी या कहे सीधे सीधे पूंजी के इर्द गिर्द आकर टिक गई है, और वह पूंजी पॉलिटिकल इकोनॉमी में कैसे ट्रांसफर हो रही है उसी का हिस्सा अडानी कांड भी है, और उसी का हिस्सा इस दौर में अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर राहुल गांधी की आवाज भी है। तो उन परिस्थिति में जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई अगर इस देश के भीतर में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी और उस पर लगभग 80 से 85% फंडिंग जो है वो सिर्फ बीजेपी के पास जा रही है, और सारी अनुकूल पॉलिसी सरकार अपने तौर पर यह कह कर ले रही है कि यही डेवलपमेंट है और यही आधार है इस देश का, तो फिर विदेशी पूंजी भी जब पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रास्ते इस देश की राजनीति में जा रही है, तो मसला सिर्फ यह नहीं है कि एक सत्ता है जिसने इस देश की डेमोक्रेसी को डैमेज किया। मसला यह है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी संस्थाएं काम कर रही थी वो अगर गायब हो गई तो एक झटके में रूल ऑफ लॉ गायब हो गया, और रूल ऑफ लॉ की मौजूदगी इस देश के भीतर में रहे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस परसेप्शन को डेवलप किया है कि क्यों जरूरी है फ्रीडम, क्यों जरूरी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्यों जरूरी है प्रेस फ्रीडम, क्यों जरूरी है नागरिकों की अपनी स्वतंत्रता, उनके अपने अधिकार। और शायद यह आवाज सरकार को अच्छी नहीं लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।